विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने अल्पकालीन लागत वक्रों का अध्ययन किया है। अब हम चलते हैं दीर्घकालीन लागत वक्रों की तरफ, क्योंकि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों का मैंने अंतर बताया था कि अल्पकाल में हम सभी साधनों को एक साथ नहीं बदल सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ साधनों को स्थिर रखना होता है और कुछ साधनों को बदलना होता है। यानी एक फर्म अपने दिए हुए संयंत्र के आकार का ही गहरा उपयोग कर सकती है, जबकि दीर्घकाल में सभी साधनों को बदला जाना संभव होता है। ये जब हमने उत्पादन फलन पढ़ा था उस समय स्पष्ट कर दिया था। तो अब हम दीर्घकाल में एक फर्म के लिए जो लागतें होगी या जो लागत वक्र होंगे उनका अध्ययन करेंगे। तो फर्म का जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो उसको हम लेते हैं कि दीर्घकाल में फर्म अपने संयंत्र के आकार को बदल सकती है ना। इसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इस कारण से दीर्घकाल में संयंत्र के अनेक आकारों की वैकल्पिक अल्पकालीन संभावनाओं को शामिल किया जाता है। हम ऐसा मान लें कि एक उद्योग में संयंत्रों के 3 आकार हैं, एक छोटा है, एक मध्यम आकार का है और एक बड़े आकार का है। इन तीनों के लिए अल्पकालीन औसत लागत वक्र अलग अलग होते हैं, जिनको हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये मैं ले रहा हूं, इसमें मैंने 3 लिए हैं, SAC1, SAC2 और SAC3, यानी ये 3 संयंत्र है या अल्पकालीन औसत लागत वक्र है। फर्म दीर्घकाल में इनमें से किसी पर भी आ जा सकती है, अर्थात अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी संयंत्र का उपयोग कर सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि फर्म इसमें से किस संयंत्र का निर्माण एवं उपयोग करेगी। तो इसका निर्णय उत्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करेगा। फर्म किसी भी उत्पत्ति की मात्रा को यथासंभव न्यूनतम लागत पर उत्पन्न करना चाहेगी। जैसे यदि उसे उत्पत्ति की Q मात्रा के लिए वो SAC1 संयंत्र का उपयोग करेगी या SAC1 संयंत्र उसके लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि इस पर औसत लागत जो है वो C2, ये देखिए यहां पर औसत लागत C2 सबसे कम है। इसी प्रकार से Q3 मात्रा उत्पन्न करने के लिए, ये Q3 मात्रा उत्पन्न करने के लिए फर्म SAC1 और SAC2 में से कोई भी संयंत्र चुना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक पर औसत लागत C6, ये Q3 है, Q3 के लिए C6 आ रही है, के बराबर लागत आ रही है। तो इसी प्रकार से Q1 मात्रा के लिए SAC2, ये जो Q1 मात्रा है इसके लिए ये SAC2 संयंत्र सर्वश्रेष्ठ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर C3 बिंदु, ये देखिए यहां पर C3 बिंदु पर न्यूनतम औसत लागत आ रही है, इसलिए SAC1 SAC3 पर इसके लिए C1, अगर SAC1 का उपयोग करता है या SAC3 का उपयोग करता है तो यहां पर उसे आना पड़ेगा जो C1 लागत आएगी। ये C1 लागत C3 लागत से बहुत ज्यादा है, अगर इसलिए उसे अगर Q1 उत्पादन करना है तो वो इस SAC2 संयंत्र का उपयोग करेगा। अब Q2 मात्रा ये Q2 मात्रा है, Q2 मात्रा SAC3 संयंत्र पर C5 लागत से उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए SAC2 संयंत्र पर C4 लागत आती है जो C5 से ज्यादा है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करेगी और यहां पर वो SAC3 का उपयोग करेगी। फर्म का जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है यह उन न्यूनतम संबंध औसत लागतों को दर्शाता है जिन पर उत्पत्ति की विभिन्न मात्राएं उत्पन्न की जा सकती है और फर्म को संयंत्र के विभिन्न आकारों में से चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार से अगर हम इस रेखा चित्र में देखें तो SAC1, SAC2, SAC3 के ये जो गहरे अंश है नीचे वाले जो डॉट डॉट के रूप में नहीं दर्शा रखे हैं, ये LAC को सूचित करता है। ये देखो इसमें भी ये ऊपर एक तरफ से दिखा रखा है, तो इसका ये अंश, इसका ये अंश और इसका ये अंश, ये तीनों अंश मिलके बनते हैं LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत। तो साधारणतया दीर्घकालीन औसत लागत वक्र ज्यादा नियमित व ज्यादा सरल प्रतीत होता है, क्योंकि फर्म के लिए संयंत्र के अनेक आकार उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर कई तरह की मान्यताएं स्वीकार की जा सकती है। हम मान लें कि सभी साधनों का असीमित मात्रा में विभाजन हो सकता है और श्रम विभाजन आदि से कई प्रकार की किफायतें प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ यह है कि दीर्घकाल में सभी साधनों का अनुपात इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है कि वस्तु का उत्पादन संबंधित अल्पकालीन लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होने लगता है। ऐसी स्थिति में LAC वक्र एक क्षैतिज रेखा के रूप में होगा और पैमाने के स्थिर प्रतिफल हमें प्राप्त होंगे जो इस
चित्र के जैसा होगा, है ना। यहाँ एक दिए हुए पैमाने पर प्रतिफल परिवर्तनशील दिखाए जा सकते हैं। चित्र में जैसे देखिए आप Q1 और Q2 सभी उत्पत्ति की मात्राओं पर औसत लागत समान रहती है, क्योंकि LAC कैसा है, एक सीधी रेखा के रूप में। ये देखिए LAC एक सीधी रेखा के रूप में है या क्षैतिज आकार का है। यह पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति को बताता है, क्योंकि दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल लागू होते हैं। व्यवहार में LAC वक्र भी प्राय U आकृति का ही होता है। यह शुरू में घटता हुआ एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर बाद में बढ़ने लगता है। इसे एक हम लिफाफा वक्र भी कहते हैं, जिसको एक अलग रेखा चित्र के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, है ना, ये इसको कहते हैं एनवेलप कर्व, लिफाफा वक्र। लिफाफा वक्र क्यों कहते हैं, कि एक लिफाफे की तरह है और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे संयंत्र समाये हुए हैं। यह SAC वक्रों को घेर लेता है। यह कुछ SAC वक्रों को उसके गिरते हुए अंशों पर छूता है एवं एक वक्र को इसके न्यूनतम बिंदु पर छूता है। ये देखो, प्रारंभ में जितने भी वक्र है ये इनके गिरते हुए अंश को छू रहे हैं, जबकि यहाँ एक बिंदु ऐसा है, ये इसका SAC वक्र का न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु को भी छूता है और फिर इसके ये ऊपर की ओर उठते हुए अंशों को स्पर्श करता है। इसलिए व्यवहार में LAC वक्र के सभी SAC वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को स्पर्श कर सकना संभव नहीं होता है ना। जैकब वाइनर ने 1931 में, है ना, अपने ड्राफ्ट्समैन को एक ऐसा LAC वक्र बनाने के लिए कहा था जो सभी SAC वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को छूता हो। लेकिन बाद में वाइनर ने अपनी भूल को स्वयं महसूस किया, क्योंकि ऐसा वक्र सामान्यतः बनाया ही नहीं जा सकता। तो कुछ तो गिरते हुए अंशों को स्पर्श करेगा और कुछ ऊपर की ओर उड़ते हुए अंशों को स्पर्श करेगा, और एक SAC वक्र जैसे यहाँ SAC 4 को C3 बिंदु पर न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो LAC वक्र यहाँ इस रेखा चित्र में 6 SAC वक्रों, SAC वक्र 1, 2, 3, 4, 5 और 6 SAC वक्रों को सूचित किया गया है। इनके विभिन्न बिंदुओं को मिला करके बनाया गया है। तो LAC वक्र SAC 1, SAC 2 और SAC 3, ये 1, 2 और 3 इनके गिरते हुए अंश को छूता है ना। और SAC 4 के ये न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करता है, और SAC 5 और SAC 6 को ऊपर की ओर उठते हुए अंशों को छूता है। अब यदि Q मात्रा, है ना, ये Q मात्रा SAC 1 पर C लागत, ये C लागत लगा करके उत्पन्न की जा सकती है, जो इस मात्रा के लिए इसकी न्यूनतम लागत होगी। इसी प्रकार से जो Q1 मात्रा है वो SAC 2 पर, है ना, C2 लागत लगा करके उत्पन्न की जा सकती है, जो इसके लिए यहाँ पर न्यूनतम लागत होगी। यदि SAC 1 पर उत्पन्न की जाती तो लागत क्या आती, इससे ज्यादा आती, है ना। तो लागत C1 आती, C2 के ऊपर जो है ये यहाँ तक लागत ज्यादा आती, C1 C2 के बराबर लागत ज्यादा आती। यहाँ SAC 1 वक्र पर न्यूनतम लागत C1 ही होती है। फिर भी Q1 मात्रा उत्पन्न करने की दृष्टि से SAC 2 संयंत्र पर लागत के गिरते हुए अंश C2 लागत ही इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होगी। इसी प्रकार से Q2 मात्रा के लिए C3, ये देखिए यहां पर है, ये C3 लागत न्यूनतम होती है, जो SAC 4 वक्र पर न्यूनतम लागत का बिंदु है। ये SAC 4 है, ये इसका न्यूनतम लागत बिंदु है, और यही LAC वक्र का भी न्यूनतम बिंदु होता है। एक दिए हुए संयंत्र के आकार पर जब उत्पादन उस बिंदु पर तक किया जाता है जहां औसत लागत न्यूनतम हो, इस बिंदु तक यहां औसत लागत न्यूनतम है, तो इसे उत्पत्ति की अनुकूलतम दर कहते हैं। देखिए कई बार 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, उत्पत्ति की अनुकूलतम दर किसे कहते हैं। तो एक दिए हुए संयंत्र के आकार पर जब उत्पादन उस बिंदु तक किया जाता है जहां पर औसत लागत न्यूनतम होती है, तो इसे हम उत्पत्ति की अनुकूलतम दर कहेंगे। और इसे संयंत्र का अनुकूलतम उपयोग भी कहते हैं, ऑप्टिमम यूज ऑफ द प्लांट। चित्र में SAC 1 वक्र पर यह C बिंदु पर है ना, यहां देखिए ये यहां C बिंदु पर है। यह आवश्यक नहीं है कि दीर्घकाल में एक फर्म किसी दिए हुए संयंत्र के आकार पर न्यूनतम औसत लागत के बिंदु पर ही उत्पादन करे। ये इसके पीछे भी ठहर सकती है और इसके आगे भी जा सकती है। C3 बिंदु जो है इसमें, ये देखिए ये C3 बिंदु पर SAC 4, ये देखिए SAC 4
संयंत्र की न्यूनतम औसत लागत आती है, और Q2, ये Q2 उत्पत्ति की मात्रा का उत्पादन इसी पर किया जाता है। तो संयंत्र के सभी आकारों में से यह अनुकूलतम आकार है, ऑप्टिमम साइज का होता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा कार्यकुशल आकार को सूचित करता है और यह एलएसी वक्र के न्यूनतम बिंदु को भी स्पर्श करता है। तो इसे हम अनुकूलतम फर्म कहेंगे। अनुकूलतम फर्म क्या है? SAC4 जो है वो अनुकूलतम फर्म कहलाएगी। इस प्रकार से संयंत्र के अनुकूलतम आकार अथवा अनुकूलतम फर्म के लिए न्यूनतम औसत लागत की राशि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की न्यूनतम लागत के बराबर होती है। तो इस बिंदु पर SAC की भी न्यूनतम लागत है और इस LAC की भी न्यूनतम लागत है। तो संयंत्र के अनुकूलतम आकार की ये विशेषता होती है कि ये इतना बड़ा नहीं होता है कि पैमाने की ये इतना बड़ा होता है कि पैमाने की किफायतें या बचतों को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं होता है कि पैमाने की गैर किफायतें या अबचतें या अमितव्यताओं को प्राप्त करने लग जाए। तो ये आवश्यक नहीं है कि एक फर्म दीर्घकाल में संयंत्र के अनुकूलतम आकार का ही निर्माण करे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि संयंत्र के आकार का चुनाव उत्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर Q मात्रा उत्पन्न करनी है तो ऐसी स्थिति में SAC2 संयंत्र का उपयोग किया जा सकता है, SAC1 संयंत्र का उपयोग किया जा सकता है ना। अगर Q1 मात्रा उत्पन्न करनी है तो उसके लिए SAC2 संयंत्र जो है ये C2 पर वो है, तथा Q2 मात्रा के लिए SAC4 के C3 बिंदु पर जो है उसको उत्पादन करना होगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पैमाने की किफायतों के प्रभाव से LAC वक्र नीचे की ओर आता है, जैसे श्रम विभाजन, बड़ी मशीनों के उपयोग की सुविधा आदि से, और पैमाने की अमितव्यताओं के प्रभाव से ये ऊपर की ओर जाता है, जैसे एक सीमा के बाद प्रबंध की कठिनाई, समन्वय की कठिनाई, निर्णय लेने में विलंब। ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ। इन सब के कारण ये ऊपर की ओर उठता है, लेकिन इसकी आकृति भी U आकार की ही होती है। अब इसमें दीर्घकालीन सीमांत लागत, ये देखिए LMC भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यह है दीर्घकालीन सीमांत लागत को दर्शाता है। LMC वक्र जो दिखाया गया है इसका LAC से वही संबंध होता है जो SMC और SAC का संबंध होता है। LMC जब LMC की मात्रा SAC की मात्रा से अधिक होती है तो ये LAC को ऊपर की ओर खींचती है, और जब ये इसके नीचे होती है तो ये LAC को नीचे की ओर खींचती है। LMC वक्र LAC वक्र को इसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये देखिए जब ये LAC वक्र इस प्रकार का है, ये LMC वक्र, तो जब LAC वक्र घट रहा होता है तो LMC वक्र उसके नीचे होता है। ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। LMC वक्र LAC वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ ऊपर निकल जाता है, और जब LAC वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो LMC वक्र भी ऊपर बढ़ता है, लेकिन इसके ऊपर बना रहता है। तो इनका संबंध भी वही है जो SAC और SMC का होता है। तो इस प्रकार से जो है हमने दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्रों का अध्ययन किया है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्रों के साथ ही साथ हमने पूर्व में अल्पकालीन लागत वक्रों का भी अध्ययन किया है। तो अल्पकालीन लागत वक्रों में हमने TFC, TVC, TC यानी STC आदि का अध्ययन किया, और बाद में औसत लागत जैसे AFC, AVC, SAC का भी अध्ययन किया है। SMC से इसका संबंध बताया है, और अंत में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के निर्माण की विधि को स्पष्ट करके इसका LMC से संबंध बताया है ना। तो इनकी जो आकृति है मूलतः SAC, SMC जैसी ही होती है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे नीचे रहती है, और सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए आगे निकल जाती है, एवं जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उस पर ऊपर बनी रहती है। ऐसा अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों ही दशाओं में होता है ना। ये लागत वक्रों का ये जो ज्ञान है ये हम जब आगे चल करके फर्म के उत्पादन की मात्रा एवं उत्पत्ति की मात्रा के निर्धारण को पढ़ेंगे उस समय ये बहुत ही काम आएगा। धन्यवाद।